Hi, success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do. Today is 5th of June 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। सुंदरबन में है ये डैम्पियर हॉजेस लाइन। सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलती है फॉसिल्स, रॉक्स फॉसिल्स। नकीरार चेयरमैन थे थर्ड तमिल संगम के। झारखंड में है डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ नो लेस देन 60 एंड नो मोर देन 500 मेंबर। जो विधानसभा होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिमम 60 होना चाहिए और मैक्सिमम 500। गोवा, सिक्किम, मिजोरम और यूनियन टेरिटोरी ऑफ पुडुचेरी को एक्सेप्शन है, दिल्ली को नहीं, बिकॉज दिल्ली में 70 सीट की विधानसभा है। देन गोमतेश्वर स्टैचू एट श्रावण बेलागोला बनाया था चामुंडार्या ने। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल है, व्हाट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? डेविड मालपास इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? Who was appointed as the chairman of नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? अभी हाल ही में ये अपॉइंटमेंट हुआ है, इनका नाम क्या है? Who was the first English president of Indian National Congress, INC? First English president. Who was the author of the book Rebellion in 1857? And who of the following drafted the Indian Penal Code? Indian Penal Code किसने ड्राफ्ट किया है? So these are 6 questions for today. आज की वोकेबलरी है एब्नेगेशन। एब्नेगेशन मतलब एक डॉक्ट्राइन है, एक बिलीफ है, आप उसको डिनाई कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। सो द डिनायल एंड रिजेक्शन ऑफ अ डॉक्ट्राइन और बिलीफ, दैट इज एब्नेगेशन। प्रोबिटी, सिविल सर्विसेज में प्रोबिटी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। कंप्लीट एंड कंफर्म्ड इंटीग्रिटी होना चाहिए आप में। डिफंक्ट, डिफंक्ट मतलब वो इनएक्टिव है, नो लॉन्गर इन फोर्स और यूज। रिप्राइव करना, प्रेसिडेंट की पावर भी होती है मर्सी पावर, दिस इज रिप्राइव। पोस्टपोन करना पनिशमेंट को ऑफ अ कॉन्विक्टेड क्रिमिनल। एग्जिजेंट, एग्जिजेंट मतलब उसमें इमीडिएट अटेंशन चाहिए, देयर इज एन एग्जिजेंसी। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, ये है डेल्टा वेरिएंट। पोस्ट वैक्सीन इन्फेक्शन जो हुआ उसमें इन दोनों इंस्टीट्यूट ने एक यहाँ पे फाइंडिंग दिखाया है कि वायरस म्यूटेट कैसे करता है और व्हाट आर द रीजंस की ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस क्यों हुए। देन दिस इज आरबीआई होल्ड्स रेट्स कट्स जीडीपी फोरकास्ट। दिस इज अबाउट आरबीआई की पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, 10 डेज में सीबीएसई जो बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल किया है उसका मेथड, इवैल्यूएशन मेथड रिपोर्ट देना है। देन इंडेमनिटी, अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। रीइमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। देन 2 चीयर्स, दिस इज अबाउट एसडीजी, विंड्स ऑफ चेंज, सेविंग बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिंग अर्थ्स फ्यूचर। Then this is about the time to limit global warming is melting away. ये नई सबमरीन्स हैं, इनके ऑर्डर हुए हैं 6 कन्वेंशनल सबमरीन, ऑर्डर बाय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। देन ये पुरानी सबमरीन है, इसको रिटायरमेंट मिला है, आईएनएस संधायक। देन दिस इज बीजिंग, अफगानिस्तान में आरबीआई के प्लान्स, आरबीआई चीफ का स्टेटमेंट। जी सैक अभी नया 1.2 लाख करोड़ का होगा सेकेंड क्वार्टर। देन दिस इज आरबीआई क्रिप्टो करेंसी। और हिंदी में हम देखते हैं सिविल सर्वेंट्स, केंद्रीय सिविल सेवा और इसके जो अधिकारी होते हैं, इसके जो एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए क्या आचरण 1964 का नियम बोलता है। देन दिस इज सीसेट सॉल्यूशन एंड सर्टेन क्वेश्चंस. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। यहाँ जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है डेल्टा वेरिएंट लेड टू मोस्ट पोस्ट वैक्सीन इन्फेक्शन इन दिल्ली। सी, वायरस का म्यूटेशन होता है, तो वैक्सीनेशन लगने के बाद भी कोविड क्यों हुआ, इस बात पे सवाल उठ रहे थे। तो इन्फेक्शन इसलिए हुआ बिकॉज वायरस म्यूटेट कर गया था, पोस्ट वैक्सीन इन्फेक्शन। बट जो इन्फेक्शन हुआ वो भी इन जनरल बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं आती है। ये आर्ग्यूमेंट है कि हमें वैक्सीनेशन लगाना चाहिए।
तो दिस इज डेल्टा वेरिएंट। अब हम ऐसे बात नहीं करेंगे कि ये इंडियन वेरिएंट है या यूके वेरिएंट है, विल कॉल इट बाय सर्टेन अदर नेम। जैसे हम साइक्लोन्स को उसके नाम से जानते हैं, जैसे अम्फन है या फिर फनी है या फिर यास है, ऐसे ये डेल्टा वेरिएंट है। स्ट्रेन ये जो नया आया है ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, CSIR और NCDC ने ये बात किया। एक टर्म होता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब वो लोग भी पॉजिटिव पाए गए जिनको वैक्सीनेशन हो गया था, तो वायरस ने वहां पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल, ये दो इंपॉर्टेंट लैब्स हैं। इन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग किया और ट्रैक रख रहे हैं ये कि वायरस के नए नए वेरिएंट्स कैसे बन रहे हैं, बिकॉज वायरस भी म्यूटेट करता है। वायरस लिविंग डेड दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है। तो जैसे जैसे वायरस का स्प्रेड होता है वायरस भी म्यूटेट होने लग जाता है। तो ये जो दोनों लैब्स हैं वो वायरस म्यूटेशन पे ट्रैक रखे हुए हैं। ये कॉज फॉर कंसर्न था, ये वायरस वेरिएंट था जिसका नाम है डेल्टा वेरिएंट। इसके म्यूटेशंस मिले, प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन में सार्स कोव 2 चेंजेस हुए, और ये भी आया कि जो फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है मतलब कोविशील्ड, वो केवल 33% इफेक्टिव थी सिम्टोमेटिक डिसीज के लिए 3 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट डोज, और 50% थी अगेंस्ट दिस वेरिएंट। सो दीज आर अगेन सम प्रिलिमिनरी स्टडीज, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है बिकॉज इसमें अभी और ज़्यादा फर्दर फाइंडिंग्स एंड डिटेल्स आएंगे, पॉलिसीज थ्योरीज स्टेटमेंट्स चेंज होंगे। व्हाट वी शुड नो कि दिस इज सार्स कोव 2 वायरस। ये इसमें ऐसे प्रोटीन होते हैं, स्पाइक प्रोटीन। अब जैसे एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीनेशन है वो इस स्पाइक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करके वायरस को नलिफाई करने की कोशिश करती है। ये ACE2 रिसेप्टर है, ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है। बट अगर वायरस ने म्यूटेट कर लिया तो इसके ये जो प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन है, इसका नेचर भी चेंज हो जाएगा। जैसे ये स्पाइक प्रोटीन चेंज हो गया, एरियाज अफेक्टेड बाय द म्यूटेशन, तो ये जो एंटीबॉडीज है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है, वो वायरस को डिफेंड नहीं कर पाएंगी, वायरस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगी और उससे डिफेंड नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए इस म्यूटेशन से वायरस क्या करता है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कर देता है। तो दिस इज द थिंग, व्हाट वी शुड नो इज डेल्टा वेरिएंट एंड वायरस ब्रेक थ्रू। ओके, और ये दोनों इंस्टीट्यूट, एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वायरस है इस पे हम ट्रैक रखें जीनोम सीक्वेंसिंग, ताकि इसके जो अलग अलग वेरिएंट्स बन रहे हैं उसको भी हम चेक करते हुए चले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गेट वैक्सीनेशन। 50% इज बेटर देन 0%, रिमेंबर। नाउ ये है RBI होल्ड्स रेट्स कस्ट GDP फोरकास्ट। सी, RBI ने अभी रेट्स उतना ही रखा है। RBI रेट्स क्या होती है, जैसे RBI रेट्स अगर कम कर रही है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट अगर सपोज कम कर रही है, बेंचमार्क लेंडिंग रेट कम कर रही है, तो इससे क्या होगा, इजी मनी अवेलेबिलिटी होगा, पैसा आसानी से मार्केट में आएगा। बट अगर पैसा आसानी से मार्केट में आएगा, लोगों को आसानी से लिक्विडिटी मिलेगी, तो वो खर्चे ज़्यादा करेंगे, उनकी परचेजिंग पावर, तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाता है। और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अगेन दैट इज अ कॉज ऑफ वरी। तो RBI हमेशा एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है कि सफिशिएंट लिक्विडिटी भी बनी रहे ताकि इकोनॉमिक हेल्थ मेंटेन रहे, एट द सेम टाइम जो इन्फ्लेशन है वो भी चेक रहे, इन्फ्लेशन एंड लिक्विडिटी। तो बिकॉज अभी इकोनॉमी हमारी रिकवर नहीं हुई है, हमें रिवाइव करना है, सस्टेन करना है ग्रोथ को, ड्यूरेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। तो इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंडीशंस बोलती है कि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो पिछले कुछ टाइम से ऑलरेडी काफ़ी कम है 4% पे, उसको अनचेंज रखे। रेपो रेट 4% पे है, ग्रोथ फोरकास्ट 9.5% रखा है, ये कम हो गया है। इम्पल्सेस ऑफ ग्रोथ आर स्टिल अलाइव। तो सेकेंड कोविड वेव ऑल्दो आई है बट अभी भी वी आर ऑन ट्रैक, हम इकोनॉमिक रिकवरी कर लेंगे। इम्पल्सेस ऑफ ग्रोथ आर स्टिल अलाइव। CPI इन्फ्लेशन राइज हो रहा है। नो सी, दिस इज व्हाट आई सेड कि अगर हम इंटरेस्ट रेट ऐसे रखें कि लिक्विडिटी बढ़ जाए तो उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ने लग जाता है, और इन्फ्लेशन जो है वो हार्मफुल इफेक्ट लाता है इकोनॉमी में अगर वो 4 ± 2% से ऊपर जाए। तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। रैंपिंग अप करें वैक्सीनेशन ड्राइव को, ब्रिज करें गैप्स हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में, यही एक सॉल्यूशन है टू मिटिगेट द पैंडेमिक्स डिवास्टेशन। अब इस बार टेल विंड क्या है, जैसे ये प्लेन है, प्लेन को टेक ऑफ करना है, तो अगर पीछे से टेल विंड आ रही है तो टेक ऑफ में इजी हो जाएगा, हेड विंड आ रही है तो टेक ऑफ डिफिकल्ट हो जाएगा।
तो इकोनॉमी को टेक ऑफ करना है, तो टेलविंड जब होती है मतलब फेवरेबल कंडीशन है। नॉर्मल नॉर्मल मॉनसून फोरकास्ट है, अभी लॉन्ग पीरियड एवरेज देखा हमने 101%। सो दिस इज अ गुड थिंग, मॉनसून अच्छा आएगा। रिजाइलियंस है फार्म एंड एग्री, एसडीजीज में भी देखा और इसके पहले भी पीएमआई और दूसरे इंडिकेटर्स में कोर सेक्टर में देखा। एग्रीकल्चर और रूरल जो है फार्म स्टिल डूइंग गुड। ग्लोबल रिकवरी है, इंडिया में अभी सेकेंड वेव और डिफिकल्टी आया, बट ओवरऑल यूरोप में यूएसए में इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, तो इसका भी स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया में आएगा। कोविड के केसेस डिप हो रहे हैं, कुछ 1-1.5 लाख केसेस आए, ऑल्दो ये भी ज़्यादा है बट केसेस डिप हो रहे हैं, तो ये चीज़ें फेवरेबल है इकोनॉमी में। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गई, हेडविंड हो गई। हम टेक ऑफ करना चाहते हैं बट सामने से विंड आ रही है और ये हमारे टेक ऑफ को डिफिकल्ट बनाएगी। क्रूड ऑयल, इन्फ्लेशन, रूरल में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, तो दिस इज हेडविंड। तो ये फाइंडिंग्स हैं आरबीआई ने जो अभी बताया। होल्ड्स रेट्स, कट्स जीडीपी फोरकास्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दूसरे भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन करना, इक्विटी, सेंसेक्स, ऐसे बहुत सारे जो लिक्विडिटी ऑफ मनी, रुपी का स्ट्रेंथ, तो इन सब चीज़ों को, बॉन्ड यील्ड कर्व को करेक्ट करना, इन सब के लिए जी सैक आता है और ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है, वो हम आगे देखते हैं। तो दिस इज नो डिसीजन ऑन इंडेमनिटी टू वैक्सीन मेकर्स येट। इंडेमनिटी क्या होता है कि आपने फाइजर का वैक्सीनेशन लगाया और कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ, अनटूवर्ड केस हुआ, तो फाइजर को जुर्माना भरना पड़ेगा, टेक केयर करना पड़ेगा पेशेंट का, इसको इंडेमनिटी बोलते हैं। तो फाइजर इससे रिलैक्सेशन मांग रहा था, तो फाइजर को रिलैक्सेशन देंगे तो सीरम इंस्टीट्यूट और कोविशील्ड, कोवैक्सीन ये भी मांगेंगे। तो इस बात पे अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, नेगोशिएशन अभी भी है, नीति आयोग मेंबर ने कहा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को डीसीजीआई नोड मिल गया है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है, ये एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। जैसे ऑक्सफोर्ड जेनेका यूके की वैक्सीन थी, सीरम इंस्टीट्यूट ने उसको अपने रीब्रांडिंग करके कोविशील्ड से सेल करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही स्पुतनिक जो है ये रशियन वैक्सीनेशन है, तो सीरम इंस्टीट्यूट अब इसको भी बनाना चालू करेगा, तो इससे वैक्सीनेशन का रैम्प अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। देन दिस इज सीबीआई प्रोब और ये केसेस वर्ल्ड वाइड और इवैल्यूएशन मेथड है, रिपोर्ट विद इन 10 डेज सीबीएसई देगी कि 12th जो एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं तो इवैल्यूएशन कैसे होगा क्लास 12th के स्टूडेंट का, एक साइंटिफिक पैरामीटर वहां पे होगा। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये सेकंड पेज है, पीपल रजिस्टरिंग फॉर पेड वैक्सीनेशन 1844। डीयू ने प्लान किया है फी वेवर फॉर स्टूडेंट्स हु लॉस्ट पेरेंट्स टू कोविड-19। अब इसका भी इम्प्लीमेंटेशन इजी होना चाहिए, ये नहीं कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है कोविड का या एटसेट्रा, तो उनको डिनाई किया जाए इन सब सर्विसेज एंड फैसिलिटीज से। दिस इज ट्रबल्ड वाटर, ना लुक एट दिस पिक्चर, ये पॉल्यूटेड यमुना है। यमुना इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ अवर कंट्री, यमुना, और स्पेशली दिल्ली में कालिंदी कुंज में है, ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। बिफोर दैट आरबीआई का ये कुछ और बात था कि जो आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, वो है ग्रोथ को लाना, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी बनाना, कंजम्पशन वगैरह चेक करना। मॉनेटरी पॉलिसी आती है, इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लाता है जो कि है आरबीआई। ये मैनेज करता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ मनी रखना है मार्केट में, इकोनॉमी में। तभी जैसे आरबीआई ने कहा अभी हम प्रिंटिंग प्रेस नहीं कर रहे हैं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन रहे। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, बैंक रेट पॉलिसी, रिजर्व सिस्टम, क्रेडिट कंट्रोल, मोरल परसुएशन, मतलब अपील भी करता है आरबीआई कि आप ये मेजर्स लो। ऑल्दो वो अपील ऐसा लीगल बैकिंग नहीं होती बट वो मोरल परसुएशन कहलाता है। देन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रेस्पॉन्सिबल है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इंडिया में फिक्स करने का। अब 4 बार ये एमपीसी मिलती है, इनके मिनट ऑफ दिस मीटिंग पब्लिश भी होते हैं। इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई ऑफिशियल और 3 गवर्नमेंट नॉमिनी। जो चीफ होते हैं आरबीआई के वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, डिसीजन वोटिंग के थ्रू होता है, टारगेट इन्फ्लेशन 4+-2 है। आरबीआई मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करता है। अगर मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट ऐसे एक्सपेंशनरी है मतलब वो ज्यादा पैसा यहाँ पे मार्केट में पंप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन है मतलब वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग ज्यादा कर रहा है, तो अभी जो पॉलिसी चल रही है वो है अकोमोडेटिव पॉलिसी, बिकॉज अभी कोविड-19 के कारण इकोनॉमी ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है। देन दिस इज सिटी और ये था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, रेन लाइन्स थंडरस्टॉर्म था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सी लुक एट दिस पिक्चर,
Will you survive like me in this situation? No, never. I will not survive like this. So why we are doing this? हम क्या करते हैं, जैसे ट्रीज है इसके चारों तरफ हम ऐसे चबूतरा बना देते हैं, कॉन्क्रिटाइजेशन कर देते हैं। इससे जो ट्री है उसकी रूट्स इम्पैक्ट होती है, उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग इम्पैक्ट होती है, सो वो करेक्ट नहीं है। इससे ट्री का दिस लाइफ स्ट्रगल होता है। ट्रीज ऑल्सो ब्रीथ एयर एंड रिक्वायर वाटर फॉर सर्वाइवल। जो ट्रीज हैं दे आर ऑल्सो लिविंग बींग। Let's all take a pledge together that we shall conserve environment and natural resources every moment, every day. We shall not tie the trees in fetter and shall rear them up as our children. World Environment Day 5th of June 2021। ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ऐसा एड है। तो अगर एनवायरनमेंट डे की बात करें तो 5th ऑफ जून को एनवायरनमेंट डे बनाते हैं। ये सुदर्शन पटनायक जी हैं उड़ीसा में, सैंड आर्टिस्ट, वो उन्होंने ये ऐसा डिज़ाइन बनाया है। ये री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर इस बार की थीम है। री इमेजिन करें, रिक्रिएट करें एंड रीस्टोर करें एनवायरनमेंट को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की हिस्ट्री ये है कि ये सबसे पहले 1972 में केम इनटू एग्जिस्टेंस। यूनाइटेड नेशंस असेंबली, फर्स्ट डे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट, और फिर बाद में 74 में हुई थी। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ये डिसीजंस लिए गए थे कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए अवेयरनेस लाने के लिए, एफर्ट्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम 5th ऑफ जून जैसा है डे उसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ओनली वन अर्थ। अब सी आगे कॉन्सेप्ट भी है वन हेल्थ का, वन एनवायरनमेंट का। सी हम जो भी होते हैं ये आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं सस्टेनेबिलिटी। प्लैनेट, पीपल, प्रॉस्पेरिटी। प्लैनेट, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, 3 P's। तो प्लैनेट है, कंजर्वेशन फिलॉसफी क्या है, लैंड के इथिक क्या है, इसमें आएंगे एनवायरमेंटल इश्यूज। जो लोग हैं ये आते हैं सोशल इश्यूज, लैंड इथिक, मोरल इकोनॉमी। जैसे हम पीवीटीजीज देखते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। आपने ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक पढ़ी है, सेकेंड बुक, विद इन अ वीक आई विल स्टार्ट। ये ह्यूमन ज्योग्राफी की जो बुक है इसका जो पहला चैप्टर है उसमें मेंशन किया गया है एनवायरमेंटलिज्म क्या है, डिटर्मिनिज्म क्या है और पॉसिबिलिज्म क्या है। जो ज्योग्राफी के थिंकर्स हैं, रैडजेल वगैरह, इनके भी कोट्स हैं, हैव अ लुक। तो द पॉइंट इज, होल आइडिया इज टू अचीव दिस सस्टेनेबिलिटी, ताकि प्लैनेट भी बना रहे, पीपल भी रहे, और साथ ही साथ हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, प्रॉस्पेरिटी भी रहे। तो ये चीज जरूरी होती है। अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में गांधी जी का ये जो कोट है ये काफी फेमस कोट है, इस पे कई बार सवाल आए हैं और ऐसे भी आया है। द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज फॉर अवर नीड बट नॉट फॉर अवर ग्रीड। मतलब मदर अर्थ के पास हमारी रिक्वायरमेंट की सब चीजें हैं, बट हमारे लालच का उसके पास कोई आंसर नहीं है। नॉट फॉर अवर ग्रीड। इसको इलेबोरेट करें, डिस्कस करें। इसमें अब आप क्या बता सकते हैं? इसको अगर आप ब्रॉड एंड में देखें ना, तो आप एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हैं। साथ ही साथ बिकॉज ये जो ऐसे कोट्स आते हैं ना ये एथिक्स में ज़्यादा आते हैं, तो इसमें आप एनवायरनमेंटल एथिक्स पे थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करिए। देन इस ग्रीड जो है, इस ग्रीड को सॉल्व करने का क्या वे हो सकता है वो भी आप बताइए, कि हम किस तरीके से पॉलिसीज बनाएं, किस तरीके से हम अप्रोच करें कि हम एट पीस रहे, वी लिव एट पीस इन एंड हार्मनी विद नेचर। So try to answer this question. Okay. Now this is two cheers. Two cheers. ये editorial है. Two cheers. This is about Sustainable Development Goal Index. कल हमने 17 SDG भी देखे और नीति आयोग का SDG इंडेक्स भी देखा। स्टेट वाइज रैंकिंग हुई है और स्टेट में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेशन की बात है। 2019 का स्कोर 60 था, 2021 में 66 है, मतलब कुछ इंप्रूवमेंट तो हुआ है। इंडिया बेटर स्कोर इन द लेटेस्ट एसडीजी इंडेक्स, बट बात यह है मेथोडोलॉजिकल टिंकरिंग इज कॉज फॉर कंसर्न। मतलब इस बार जो एसडीजीज है ना उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो गए, वो पिछले बार थे, इस बार वो इंक्लूड ही नहीं किए, जैसे गिनी कोएफिशिएंट एटसेट्रा। तो जो मेथोडोलॉजी है अब उसी पे सवाल उठ रहा है। तो लेट अस सी, जैसे हाउस होल्ड टू इलेक्ट्रिसिटी टू क्लीन कुकिंग फ्यूल, इस पे हमने इम्प्रूवमेंट किया है। हमने जैसे एलपीजी योजना भी है, वो क्लीन कुकिंग फ्यूल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हर घर बिजली अभियान भी चलाया था, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी पे हमने एम्फेसाइज किया।
हम जो पिटे हैं वो पिटे हैं इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये ज़रूरी है, इस पे डिक्लाइन हुआ है। परसिस्टिंग सोशो इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस डिस्पैरिटी है सोशो इकोनॉमिक और गवर्नेंस, मतलब कुछ जगह तो ठीक है, कुछ जगह देयर इज वास्ट डिफरेंस, एक बहुत बड़ा वेज है, डिस्पैरिटी है सोशो इकोनॉमिक। तो ये इंटर स्टेट में भी है, जैसे वी कीप ऑन सेइंग वैक्सीनेशन में इक्विटी होना चाहिए। कुछ राज्य तो बड़े फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बट देयर आर स्टेट्स हु आर नॉट दैट फाइनेंशियली वायबल, सो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी है। पब्लिक हेल्थ के चैलेंजेस हैं, फेडरल चैलेंजेस भी बने हुए हैं, जैसे सेंटर और स्टेट में जो टसल हो जाता है। इस बार का जो मेथोडोलॉजिकल जो चेंजेस हुआ है वो ये है कि गिनी कोएफिशिएंट इस बार ड्रॉप कर दिया गया। गिनी कोएफिशिएंट होता ही इनइक्वालिटी के लिए है, तो वो ड्रॉप हुआ। कोविड-19 में इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक डिस्पेयर ऑलरेडी हाइटन हो गया है, रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर गेटिंग पुअरर। तो द पॉइंट इज कि क्या ये मेथड ही चेंज हो जाने से अगर बेटर स्कोर आ रहा है तो क्या वो मेथड रिलायबल होगी? ग्रेटर वेटेज टू सोशल इक्वालिटी इंडिकेटर जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एंड पीपल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी लेजिस्लेचर में, मतलब विधानसभा विधान परिषद में कितनी विमेन है, कितने लोग हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में, इस बार इस चीज को ज्यादा एम्फेसाइज दिया है। लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में और क्राइम्स हो रहे हैं क्या अगेंस्ट SC ST कम्युनिटीज, इस बात पे इस बार इंडिकेटर्स इंक्लूड किए हैं। सो सर्टेन इंडिकेटर्स आर ड्रॉप्ड, certain indicators are new indicator, so that is why 2019 और 2021 को अगर हम ऐसे कंपेयर करें नंबर के बेसिस में तो वो करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ इंडिकेटर्स ही बदल गए। दिस इज टू चीयर्स। देन दिस इज विंड्स ऑफ चेंज, ये बात है इजराइल का। इजराइल में अभी काफी कॉन्फ्लिक्ट देखा, इजराइल और हमास का वॉर भी देखा। विंड्स ऑफ चेंज, इजराइल में जो बेंजामिन नेतन्याहू है, लास्ट 15 ईयर्स से ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, अभी इनके नए प्रेसिडेंट भी आ गए, कल ही पढ़ा है, नाम क्या है इजराइल के न्यू प्रेसिडेंट का, नाम क्या है? तो 15 ईयर से नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर थे। इन पे काफ़ी चार्जेस भी हैं कि करप्शन एटसेट्रा के, बट बिकॉज ही वॉज प्राइम मिनिस्टर तो ये चार्जेस कभी भी एक्ट नहीं हुए। अब नेतन्याहू के ही डिफेंस मिनिस्टर और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कोalition पार्टीज ये सब मिल गए हैं एक, मतलब लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंटरिस्ट सब एक हो गए हैं, लिबरल, जस्ट टू डिफीट दिस बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये कोalition वर्सेस बेंजामिन नेतन्याहू है। बेंजामिन नेतन्याहू अगर प्राइम मिनिस्टरशिप से हटते हैं तो करियर मोर और लेस इनका ओवर हो जाएगा। बट द पॉइंट इज ये जो कोalition गवर्नमेंट बनाएगी, तो कोalition गवर्नमेंट जो नई बनेगी इसमें भी स्टेबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज ये बहुत डिफरिंग आइडियोलॉजी के पर्सन्स एंड पार्टीज है। तो अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर से ये जो वॉर टाइप सिचुएशन है, डिस्पैरिटी है, ये इसका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नज़र नहीं आएगा। जैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सोचा था कि अभी हमास के साथ जो वॉर होगा उससे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल गेन होगा, बट फिर वो उतना हुआ नहीं, और जो ट्रूस किया उससे जो फार राइटिस्ट है वो अटैक करे। तो मतलब दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज हैपनिंग ओवर देयर। हमें इसमें इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, दिस इज़ नॉट इन अवर इंटरेस्ट। हमें बस टू स्टेट थ्योरी याद रखना है कि वी सपोर्ट पैलेस्टीन, वी सपोर्ट इजराइल, टू स्टेट पॉलिसी, दैट्स ऑल। वैसे भी किसी सेकेंड कंट्री के इंटरनल मैटर पे अभी हम कोई कमेंट देते नहीं है। सेविंग बायोडाइवर्सिटी सिक्योरिंग अर्थ्स फ्यूचर, ये बात है बायोडाइवर्सिटी का। सी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन है, तो ये क्या कर सकता है, जो डिसफंक्शनल रिलेशनशिप है ह्यूमैनिटी और नेचर का उसको ब्रिज करे, उसको गैप को करेक्ट करे। इंडिया एक वास्ट एंड रिच बायोडाइवर्स कंट्री है, हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है। सी, हमारे यहाँ हिमालयाज हैं, बर्फ है, फिर थार के डेजर्ट्स हैं, हमारे यहाँ कोस्ट्स हैं, दिस ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स, देन हमारे यहाँ रिच डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, हमारे यहाँ वॉल्केनिक आइलैंड्स भी हैं, तो कोरल आइलैंड्स भी हैं, रिवर्स हैं, मार्शेज हैं, लैंड्स हैं, प्लेन्स हैं। इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, यूनिक आइडेंटिटी। ये जो वेरिड इकोसिस्टम है, लैंड्स, रिवर्स, ओशियंस, ये फीड करता है हमारे लोगों को, एनहेंस करता है पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी, शील्ड करता है हमें फ्रॉम एनवायरमेंटल डिजास्टर्स। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी सर्व्स एज अ परपेचुअल सोर्स, नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनरिचमेंट, इंटीमेटली लिंक्ड टू अवर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। वैसे भी जो इंडियंस होते हैं वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड होते हैं,
वेस्ट जो होता है वो इंडिया की तरफ देखता है फॉर दिस स्पिरिचुअल एनरिचमेंट। सो दिस इज अवर स्ट्रेंथ। हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है और नेचर के साथ जो कनेक्ट है, ये हमारी स्ट्रेंथ रहा है। यू रिमेंबर इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो नेचर को वर्शिप करते थे, नेचर वर्शिपर थे। सो वी हैव अ वेरी क्लोज इंटीमेट लिंक विद दिस नेचर। फॉरेस्ट जो है इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है इससे, जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हुआ, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं टिम्बर के लिए, फूड्स प्रोसेसिंग एट्सेट्रा। पैंडेमिक और क्लाइमेट चेंज के कारण ये स्ट्रेस हो गया है, जिससे जूनोटिक डिसीजेज होती है। जूनोटिक डिसीजेज एनिमल्स में होती है। तो जो फॉरेस्ट होता है ना, ये बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है एनिमल्स और जूनोटिक डिसीजेज का। अगर फॉरेस्ट क्लियर हो जाएगा तो जूनोटिक डिसीजेस का भी एक बिग बूम हो जाएगा, बहुत सारी जूनोटिक डिसीजेस आने लग जाएगी। और पैंडेमिक और क्लाइमेट चेंज के कारण फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज ऑलरेडी इन डिस्ट्रेस। तो वी शुड फोकस ऑन वन हेल्थ। वन हेल्थ मतलब क्या होता है? अर्थ फॉर ऑल। अर्थ कोई हमारा तो है नहीं, मतलब केवल ह्यूमन बींग्स का तो है नहीं। अर्थ हर एनिमल, हर लिविंग बींग का उतना ही राइट है। सो अर्थ फॉर ऑल। अब यहाँ एक मिशन है, नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन वेलबींग। ये जो वर्ड है ना, ये बहुत न्यूज में है अभी, ह्यूमन वेलबींग। तो नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग है। स्टेम और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, इन दोनों ने इसको स्टीयर किया है। इसमें क्या है, कंट्री के जो लीडिंग बायोडाइवर्सिटी साइंस कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक, एकेडमिक, सिविल सोसाइटी, सबको एक जगह पे लाना है और काम करना है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में और ह्यूमन वेलबींग को आगे फॉरवर्ड करने में। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखना है। इंडिया होम है नियरली 8% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ऑन जस्ट 2.3% ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया। मतलब थोड़े से एरिया में इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। कंटेनिंग सेक्शंस ऑफ 4 ऑफ द 36 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये चार कौन से हैं? आंसर, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, टोटल 36 है। 2-3 महीने पहले हमने इसको मैप भी देखा था और इसकी वेबसाइट भी देखी थी, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये 4 है। मैप का मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि मैप आप एक ही रखो, बहुत सारे मैप्स मत बनाओ, वरना कंसोलिडेशन नहीं होगा। एग्जाम के एक दिन पहले आपको रिवाइज करना है, अगर आपके बहुत स्कैटर्ड है सोर्सेज तो आप कैसे रिवाइज करोगे? तो केवल एक मैप रखिए और उस मैप में सारी एंट्रीज ऐसे पेन पेंसिल किसी से भी हाइलाइटर से उसमें एंट्री करते जाइए। स्टिकी नोट्स जो होते हैं उसको लगा के आप वहाँ पे पेस्ट करते जाइए। तो इससे एग्जाम के एक दिन, एक हफ्ते पहले रिवीजन बड़ा अच्छा होगा, कंसोलिडेशन। चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या हैं? तो अच्छा, अब हमें क्या करना है कि ये जो काम है हमारा, उसको हम यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन करें। तो दिस इज द थिंग। अब चैलेंजेस क्या है? इन्फेक्शियस डिसीजेस बढ़ रही है, इन्फेक्शियस डिसीजेस, जूनोटिक डिसीजेस। सार्स कोव 2 जो कोरोना वायरस है ना, ये पहला नहीं है और डेफिनेटली ये आखिरी भी नहीं है। अभी चाइना में एक और नया बर्ड फ्लू कुछ आ रहा है। लैक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, क्लाइमेट चेंज है। तो इससे नेचर स्ट्रेस होता है, रूरल लैंडस्केप एंड पब्लिक हेल्थ भी। तो ये चैलेंजेस हैं। हमें क्या जरूरत है? हम रूरल इनकम बढ़ाएं, रिकवर एंड रीस्टोर करें, इको टूरिज्म पे हम फोकस करें। इको टूरिज्म, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और इकोलॉजी भी हमारी बेनिफिट होगी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। यूनाइटेड नेशन का सीबीडी और एसडीजी, इन दोनों से हमें अलाइन करना चाहिए अपने एफर्ट्स। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कार्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो फुट सोल्जर होते हैं ना, वो होते तो ह्यूमन रिसोर्स है। तो एनजीओज है जो नेचर के एंथुजियास्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है, उनका एक कार्डर बनाए और वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में काफी हेल्प कर सकते हैं। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। Public engagement is crucial. So today, on the heels of International Day for Biological Diversity, celebrated last month, ये celebrate किया था biological diversity। इसका एक वीडियो भी दिखाया था मैंने ट्विटर पे। Nothing could be more important than to renew our pledge to nurture all life on earth। ये जैसे डेट्स होती है, एनिवर्सरीज होती है, ये सब क्यों हम मनाते हैं? ये मनाते हैं ताकि हमें एक टाइम फ्रेम मिल जाए, जो हमारे गोल्स है, डायरेक्शन है, उसको हम फिर से रीअलाइन कर पाए। इसीलिए हम ये मार्क करते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी डे है, या फिर दिस इज बर्थ डे, दिस इज एनिवर्सरी, लाइक दैट। सो दिस इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और आज है एनवायरनमेंट डे। अब इसमें प्रीलिम्स का ही, मेंस का ही सवाल है, हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वेरी इन इंडिया? एक मैप में आप बड़े अच्छे से 4 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी बता सकते हो और वेरिएशन दिखा सकते हो। जैसे राजस्थान की बायोडाइवर्सिटी अलग है,
मध्य प्रदेश की अलग है, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट की अलग है, हिमालय की अलग है, नॉर्थ ईस्ट की अलग है, प्लेन्स में डाइवर्सिटी डिफरेंट होगी। फिर एक्वाटिक डाइवर्सिटी भी है। सी थिंक कितनी सारी चीजें हैं लिखने को। हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वेरी इन इंडिया? एक्सप्लेन द इम्पैक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री। अब यहाँ क्या फोकस करना है? इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सपोज ये 15 नंबर का सवाल है, 5 नंबर यहाँ, 5 नंबर यहाँ, 5 नंबर यहाँ। तो प्रश्न पूरा करना है, ये नहीं कि पूरा आपने केवल इधर ही सारा टाइम और वर्ड्स यूज कर लिए तो आपको केवल 5 में से ही नंबर मिलेंगे। बट अगर आपने सारे पार्ट्स एड्रेस किए हैं तो आपको आउट ऑफ 15 मार्क्स मिलेंगे। सो अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, सारे पार्ट्स को एड्रेस करिए। और सी, आंसर राइटिंग का कोई सीक्रेट नहीं है, देर इज नो सीक्रेट। अगर आप 10 दिन भी रोज 2-3 घंटे पढ़ेंगे, 2-3 घंटे आंसर लिखेंगे, अपने आप ही एकदम राइट ट्रैक पे आप आ जाओगे। आपको खुद ही समझने आ जाएगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ओके, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। बट ट्रबल क्या है कि आप लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट समथिंग, देन ओनली यू रियलाइज कि वेयर आई एम मेकिंग मिस्टेक्स। ज़्यादा स्ट्रैटेजीज और फैंसी चीज़ों के पीछे भागना नहीं चाहिए। और मैंने बताया कि ए टू बी जाने का ये रास्ता है, बट दिस इज नॉट दी ओनली रास्ता। आप अपना खुद का रास्ता भी बना सकते हो सकता है वो इससे बेटर रास्ता हो। सो बी ओरिजिनल एंड बी कॉन्फिडेंट। ओके, यू नो योर सेल्फ दी बेस्ट। सो अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करिए और हार्डवर्क से मत घबराइए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिशन डिफिकल्ट है। द टाइम टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग इज मेल्टिंग अवे। सो यहाँ भी कॉन्टिन्यूस ऐसा है कि नो सेकेंड चांस मिलेगा। COP26 अभी होने वाली है ग्लासगो में। हम फिर से बात करेंगे क्लाइमेट चेंज का। इसमें इंडिया के 2 एफर्ट्स हाईलाइट किए हैं, सोलर अलायंस एंड द कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रांस, और दूसरा कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब डिजास्टर आए तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको झेल जाए, डैमेज नहीं हो। डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका कोलिशन और सोलर अलायंस। पेरिस क्लाइमेट डील 2015 इंपॉर्टेंट है और अभी COP26 ग्लासगो में होगा। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, हमें ग्लोबल टेम्परेचर को कम करना है बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हमारा एम था। इसके लिए हमें नेट जीरो पे आगे बढ़ना है कि जितना कार्बन हम एमिट कर रहे हैं उतना ही एब्जॉर्ब करा दें, सेफगार्ड करें लाइव्स को। इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। सी वॉट एवर वी डू, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड। तो इवन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइट के लिए भी फंडिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। कलेक्टिव एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है। दिस इज अवर मोमेंट, देर आर नो सेकेंड चांसेस, लेट अस सीज इट टुगेदर। ये पूरे आर्ग्यूमेंट्स हैं सेकेंड आर्टिकल में। द टाइम टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग इज मेल्टिंग अवे, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। गुजरात में क्राइसिस ऑफ एपिडेमिक प्रपोर्शन है, दिस इज अबाउट म्यूकोरमाइकोसिस। ये है आरबीआई ने रेट कट्स किए, जीडीपी फोरकास्ट किया। ये होती है सबमरीन। सबमरीन जो होती है वो पानी के अंदर ऐसे सबमरीन होती है। सबमरीन बहुत डेडली वेपन है। सबमरीन का जो हिस्ट्री है ना, ये जर्मन जो यू बोट्स हैं इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। वर्ल्ड बहुत सरप्राइज था और बहुत डैमेज किया इनकी सबमरीन्स ने। फिर वर्ल्ड ने भी सबमरीन्स बनाना स्टार्ट कर दिया और अभी सबमरीन्स एक बहुत पोटेंट वेपन है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बोला कि 6 कन्वेंशनल सबमरीन बनाओ। और इंडिया में के लिए और भी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी कोस्टल लाइंस इतनी ज्यादा बड़ी है। सी अगर हम देखें ना तो हमारी सबसे बड़ी तो आर्मी है, आर्मी का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और आर्मी में नंबर पर्सनल काफ़ी ज़्यादा है। फिर एयरफोर्स नेवी आती है। एयरफोर्स का अपना सुपीरियोरिटी है बिकॉज एयरफोर्स का कोई लैंड बैरियर नहीं है, एयरफोर्स कहीं भी जा सकती है। नेवी इज अगेन समटाइम्स गेट नेग्लेक्टेड बट नेवी इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो नेक्स्ट बिग थिंग है ना वो है ओशन। सी चाइना के साथ भी अगर लैंड कन्फ्रंटेशन होता है तो इसमें हमें तुरंत कोई इमीडिएट बहुत बड़ा गेन नहीं आना है। बट सी इज ओपन, ये पूरा पूरा इंडियन ओशन है। अगर इंडियन ओशन पे हम अपनी स्ट्रेंथ बना के रखते हैं, एनी डे वी कैन चेक एंड मेट चाइना। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल और फोकस जो होना चाहिए वो नेवी में होना चाहिए। अभी कुछ ही टाइम पहले नेवल एडमिरल का हमने एक आर्टिकल देखा था कि इंडिया को 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों चाहिए। इंडिया को अपनी नेवल स्ट्रेंथ बढ़ाने की, वाइट नेवी बनने की, ब्लू वाटर नेवी बनने की क्यों जरूरत है? वाई? बिकॉज नेवी इज नेक्स्ट बिग थिंग। यूएसए भी अपना जो स्ट्रेंथ का प्रोजेक्शन करता है वो कैसे करता है, इसके बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उसके थ्रू ये एयरक्राफ्ट कैरियर को उस जोन में फ्लोट करा देता है, चाहे ब्लैक सी हो या चाइना का सी हो या इंडियन ओशन हो,
और अपनी स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट करता है। तो नेवी की स्ट्रेंथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक कुछ नई और सबमरीन्स ले रहे हैं। हमारी जो पॉलिसी थी डिफेंस एक्विजिशन की पहले थी कि या तो हम रेडीमेड खरीदते थे या हम उसे बनाते थे। अब एक थर्ड टर्म भी आ गया है, वो है लीज। लीज मतलब किराए पे लेना। प्रोजेक्ट 75 के अंदर ये सबमरीन आ रही हैं, एयर डिफेंस गन्स भी हैं, एम्यूनिशन भी है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू ये बनेगी यहाँ पे, तो विच इज गुड थिंग। डिफेंस एक्विजिशन दिस काउंसिल और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है सिप्री की रिपोर्ट कि इंडिया बहुत बड़ा आर्म्स का इम्पोर्टर है। हम हर चीज़ आयात करते हैं, हमें सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है। देन राइट इकोसिस्टम ज़रूरी है टू नर्चर एंटरप्रेन्योर, इनोवेशन की ये सब दे। पेंशन नॉर्म्स ईज्ड है फॉर फैमिलीज ऑफ डिसीज्ड स्टाफ। देन डेल्टा वेरिएंट है ये। देन दिस इज नो डिसीजन ऑन इंडेमनिटी। US vaccine gift may not be substantial. See, I told you about this optics. हेल्प थोड़ी सी करते हैं बट ऑप्टिक्स इतना बड़ा दिखाते हैं कि लाइक दे आर डूइंग दिस मच। US वैक्सीन गिफ्ट में नॉट बी सब्सटेंशियल। हमें खुद ही वैक्सीन रैंप अप प्रोडक्शन करने की बहुत ज़रूरत है। सीरम इंस्टीट्यूट गेट्स दिस अप्रूवल स्पुतनिक 5 का। CBSE अब कोडिंग को भी इंक्लूड करेगी, डेटा साइंस मॉड्यूल्स को भी करेगी, स्किल डेवलपमेंट करिकुलम में अपग्रेड होगा। देन स्ट्रैंडेड फॉरेनर्स हैं, उनका वीज़ा एक्सटेंड कर दिया गया है, एक्सटेंड हुआ है 31 अगस्त से, कि जो बाहर या इंडिया में जो फॉरेनर्स हैं स्ट्रैंडेड हैं उनका वीज़ा 31 अगस्त तक एक्सटेंडेड है। देन CBSE पैनल है, ऑपोजिशन, AAI, CJI ने कहा है कि जो सीट्स हैं जुडिशियल वैकेंसीज उसको जल्दी फिल करें, शॉर्टेज ऑफ जजेस। देन दिस इज INS संधायक, संधायक डीकमीशन हुई है। ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप था जो इंडिजिनसली हमने बिल्ड किया था। देन दिस इज नेक्स्ट वन, डांस ऑफ डेवलपमेंट। ये इरफान साहब हैं, वेरी गुड एक्टर, एक्सेलेंट एक्टर, गॉन टू अर्ली। देन ऑन द काउच विद इरफान एंड होम कुक्ड मील फ्रॉम द शेफ। ये 17 केसेस ऑफ यूज ऑफ केमिकल वेपन्स बाय सीरिया, OPCW ने कहा। सी कई बार मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता हूँ इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्पेशली जैसे US की पॉलिसीज है। वाई ऑल्दो OPCW को नोबेल भी मिला था केमिकल वॉरफेयर को रोकने के लिए, इसकी बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट वर्क भी है, बट मैनी अ टाइम्स इनसे एरर होती है। जैसे आप इराक का वॉर देखो, इराक का वॉर पूरा इसी प्रिमाइस पे लड़ा कि सद्दाम हुसैन यहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल वॉरफेयर कर रहे हैं एटसेट्रा। बाद में पता चला वो पूरा प्रिमाइस ही रॉन्ग था, बट डैमेज इज बीइंग डन। इराक में जो डैमेज हुआ उसके फिर बहुत सारे सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हुए, ISIS का डेवलपमेंट हुआ। तो द पॉइंट इज कि ये जो US लेड पॉलिसीज होती है, जैसे अफगानिस्तान में हुआ, 20 साल तक लड़ते रहे और अब वापस बैक टू जीरो, बट अफगानिस्तान तो कंप्लीटली र्यून हो गया, इराक कंप्लीटली र्यून हो गया, सीरिया कंप्लीटली र्यून हो गया। सो अकाउंटेबिलिटी इन OPCW एंड वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो एटसेट्रा की भी होनी चाहिए। इनकी दिस अकाउंटेबिलिटी सेट करना जरूरी है। अब जैसे केमिकल वेपन्स के केसेस आए हैं, बट प्रूफ, गिव प्रूफ, और जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है उसी के बाद UNSC को यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल एक्शन लेना है तो उसका परमिशन मिलना चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एप्रीहेंशन या डाउट्स। दिस इज श्रीलंका कार्गो शिप फायर इम्पैक्ट। अभी श्रीलंका में एक शिप यहाँ पे डूब गई थी और उसका एनवायरमेंटल डैमेज है। ये फॉर्मर मॉरिशस हैं, PM के जगन्नाथ पासेस अवे। अमिड US विड्रॉवल, बीजिंग सीक्स क्लोजर अफगान टाइज। अब सी ये एक और बहुत बड़ा हेडेक बनने वाला है अफगान टाइज में। अफगानिस्तान में US पुल आउट होगा, US पुल आउट होगा तो US कंप्लीटली डिपेंडेंट होने वाला है पाकिस्तान पे, बिकॉज बेसिस पाकिस्तान में ही बनेंगे। पाकिस्तान अगर बेस देगा तो वो उसके बदले में अपनी खुद की डिमांड्स लेगा, वो इंडिया के अगेंस्ट जा सकता है। सेकंड, बीजिंग यहाँ पे प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा अफगानिस्तान पे। देन लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है, इट्स नॉट एन ईजी रोड। फाइजर जैब प्रोड्यूसेस लेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट डेल्टा। UK रेगुलेटर 12-15 के बच्चों को भी फाइजर वैक्सीन मिलेगी। US इन्वेस्टर और मेडिकल रिकॉर्ड। अब हमें ना यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहिए, वुहान लैब स्टाफ मेडिकल रिकॉर्ड्स रिलीज करें। अगर ये जो कोविड वायरस है ये लैब वायरस है, चाइना का बायो वेपन है, तो यहाँ पूरे वर्ल्ड को मिलके अकाउंटेबिलिटी सेट करना चाहिए। इतने सारे लोग मर गए, इकोनॉमी का इतना डैमेज हो गया, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी सेट करना जरूरी है।
रिलीज करे मेडिकल रिकॉर्ड्स। आरबीआई ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी इतना क्रेडिट विंडो दिया है। हॉस्पिटैलिटी ये सेक्टर सर्विस सेक्टर होता है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मतलब अगर पीपल मूव ही नहीं करेंगे, टूरिज्म नहीं होगा, नई जगह नहीं जाएंगे, तो हॉस्पिटैलिटी पिटेगा। और इसीलिए इसके रिलीफ के लिए आरबीआई ने 1500 करोड़ का क्रेडिट विंडो दिया है। होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रेवल एजेंट्स ये सारे यहाँ पे बेनिफिट करेंगे। 3 years टेनोर बहुत शॉर्ट है ऐसा ट्रेड वालों ने कहा। यूएस में जॉब ग्रोथ पिकअप पेस। आरबीआई ने जी सैक्स फिर से 1.2 लाख करोड़ का सेकेंड क्वार्टर में बात किया है टू परचेज। सेंट्रल बैंक इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि जो यील्ड कर्व है उसको वो स्मूदन कर दे। ये क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ऐसा सेलिंग परचेज आरबीआई करता रहता है मार्केट में लिक्विडिटी कितना है, यील्ड बॉन्ड जो है एलटीआरओ वगैरह को फिक्स करने के लिए। प्रीवियस नोट्स ये काफी डिटेल में जो इससे पहले हुआ था जनवरी में तब हमने इसको देखा था। तो ये चीजें होती है यहाँ पे। रेगुलर ऑपरेशंस, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करना, लॉन्ग टर्म रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फॉरेक्स को एडजस्ट करना। जैसे फॉरेक्स अभी हमारा 600 बिलियन क्रॉस होने वाला है, हो गया है इनफैक्ट, OMO। तो दिस इज अगेन वन वर्क ऑफ आरबीआई। आरबीआई का बहुत ब्रॉड मैंडेट होता है। आरबीआई का काम है कि पूरा फाइनेंशियल जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, उसको चेक रखे। अभी जैसे कोई प्लान नहीं है टू प्रिंट मोर मनी, असर्ट किया आरबीआई चीफ ने। ज्यादा ऐसे मनी भी प्रिंट हो जाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा राइज हो सकता है। आरबीआई क्रिप्टो करेंसी को भी पसंद नहीं करता है। मेजर कंसर्न्स हैं, शक्तिकांता दास साहब ने कहा क्रिप्टो करेंसी। देन दिस इज स्पोर्ट्स, फ्रेंच ओपन चल रहा है, हम्पी टू स्किप वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स की भी प्रिपरेशन है। अब ये बात है केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964। जब से सोशल मीडिया आया है और सोशल मीडिया में भी सिविल सर्वेंट्स और ऐसे इनका जो स्टेटमेंट्स आते हैं या कंडक्ट आता है, बिकॉज आजकल हर किसी के हाथ में एक मोबाइल होता है, वो मोबाइल से सिविल सर्वेंट कुछ भी इंटरेक्ट कर रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। और फिर वो अगर सिविल सर्वेंट का कंडक्ट प्रॉपर नहीं है तो वो फिर बहुत ज़्यादा वायरल भी होता है और सिविल सर्वेंट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जा सकता है। तो दैट इज वाई सिविल सर्विसेज के लिए कुछ एक आचरण नियम बनाए गए थे 1964 में। आचरण मतलब कंडक्ट क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस पे हो तो आपसे ये चीजें एक्सपेक्टेड है। सेवा में रहते हुए सरकारी जो कर्मचारी हैं उन पे कुछ प्रतिबंध लगते हैं। जैसे नियम 7 ये बोलता है सरकारी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की हड़ताल, दबाव आदि का सहारा लेने से प्रतिबंध देता है। तो सरकारी अधिकारी ऐसे यहाँ पे हड़ताल वगैरह की चीजें यूज नहीं करेगा। इन्हें सरकारी मंजूरी के अलावा किसी समाचार पत्र, अन्य आवधिक प्रकाशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादन, प्रबंधन में स्वामित्व आदि से प्रतिबंधित करता है। ये जो चीज है ना, मैंने बताया कुछ दिन पहले आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल ऑन दिस कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो आउट ऑफ लाइन जाके अगर मीडिया को ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं तो वो चीज पसंद नहीं की जाती है। दिस इज नॉट अलाउड। समाचार पत्र प्रकाशन, इवन यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हैं, दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड। सरकारी कर्मचारी को ऐसी एजुकेशन एटसेट्रा एक्सेप्शंस है। सरकारी कर्मचारी को किसी राय या तथ्य लिखित, टेलीकास्ट या प्रसारण रूप में देने से प्रतिबंधित करता है। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी भी मौजूदा या हालिया नीति या कार्रवाई पर आलोचनात्मक प्रभाव पड़ता हो। तो ये चीज भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है और आप उससे इंटरनल जो चीजें हैं उसको आप मीडिया में लीक कर रहे हो जस्ट टू गेट दिस सेंसेशन एटसेट्रा, विच इज नॉट अलाउड। आप डायरेक्ट क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकते हो गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी का। सरकारी एम्प्लॉय कोई भी टाइप का पॉलिटिकल अफिलिएशन भी नहीं रख सकता है। तो ये कुछ नियम है। अभी एक चीज पेंशन मुद्दे में भी काफी आ रही थी कि अक्सर क्या होता है कि रिटायर हो गए ऑफिसर और उसके बाद सपोज 30-35 साल तक उन्होंने नौकरी की है तो उनको अपने डिपार्टमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें पता होती है। अब क्या होगा, ये किताब लिखेंगे और उस किताब में जो सीक्रेट चीजें हैं, सेंसेशनल चीजें हैं, उन सबको अपनी बुक में लिखेंगे ताकि बुक पॉपुलर हो, ज्यादा कंटेंट हो, रेवेन्यू आए इनको। बट वो चीज फिर अगेंस्ट हो जाती है गवर्नमेंट रूल्स के। तो इसीलिए सरकार ने बोला अगर कोई रिटायर्ड ऑफिसर ऐसा कोई काम करेगा, सीक्रेट्स गवर्नमेंट या फिर जो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी थी वो करेगा, तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। तो दिस इज केंद्रीय सिविल सेवा आचरण। राजनीतिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध है। आप गवर्नमेंट सर्विस में होते हुए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएट नहीं हो सकते।
संविधान या लोकतांत्रिक मूल्यों की सर्वोच्चता के लिए खुद को प्रतिबद्ध बनाए रखना है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी हर समय राजनीतिक तटस्थता बनाए रखेगा। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो एक्सपेक्टेड होती है गवर्नमेंट सर्वेंट से। अब ये बात है प्राइम नंबर्स, हमें ये याद होने चाहिए वरना अक्सर गलती होती है। 15, 16, 17 ऐसे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 ये नंबर या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। सो दे आर प्राइम नंबर। 2 ऑल्दो इवन नंबर है बट फिर भी वो प्राइम नंबर है। यहाँ नंबर है 6, डिवाइड बाय 6 तो रिमाइंडर 3 आया, तो हम वो x नंबर को मान लेते हैं 6q प्लस 3। तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 36q स्क्वायर 36q प्लस 9 हो जाएगा। 6 कॉमन निकालते हैं और 3 ऐसे अलग से आया। मतलब ये नंबर चाहे जो भी हो वो मल्टीप्लाई तो 6 से होगा, मतलब वो डिविजिबल बाय 6 होगा बिकॉज दिस इज मल्टीपल ऑफ 6 और 3 अलग से आ रहा है तो 3 इज द रिमाइंडर। तो जब भी रिमाइंडर ऐसा कुछ निकालना है ना, आप एक मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करो 6 का, जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ है उसका मल्टीपल, और जो बचा नंबर है उसको अलग कर दो, वो आ जाएगा रिमाइंडर। दो कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर 2n है तो दूसरा क्या होगा 2n प्लस 2। ये 2n क्यों लिया, बिकॉज इवन इंटीजर था, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर, और दूसरा 2n प्लस 2 हो गया। अब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आएगा 4 टाइम्स 2n प्लस 1। तो मतलब ये नंबर चाहे जो भी हो वो 4 से डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय 4। आज के सवाल है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू 9800 आफ्टर 5 ईयर। 12,005 होती है 8 साल में। सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है, PRT अपॉन 100। देन पर्सन ने बोरो किया 5,000 2 साल के लिए 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट में, और ये पर्सन बड़ा है, स्मार्ट है, इसने उसको तुरंत लैंड कर दिया दूसरे पर्सन को 6% पर एनम पे 2 साल के लिए। तो ये जो डिफरेंस होगा वो उसका प्रॉफिट होगा। कितना गेन हुआ उसे बताइए। रीना है, रीना ने एक लोन लिया 1200 रुपए का और सिंपल इंटरेस्ट पे लिया फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का रेट और टाइम दोनों बराबर हो गए। उसने टोटल 432 पे किया एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड। तो व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आंसर। सो दीज आर सी सेट क्वेश्चंस। ये सॉल्यूशंस हैं। ये हैं केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964। आरबीआई है, ये है अबाउट सबमरीन। हमें ये सवाल प्रिपेयर करना है बायोडाइवर्सिटी। आज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, बायोडाइवर्सिटी। देन दिस इज अबाउट विंड्स ऑफ चेंज, और ये है द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज फॉर अवर नीड बट नॉट फॉर अवर ग्रीड, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सो this is 5th of June 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.